एपिडिडाइमिस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि ये क्या खुलता है, वसा एफरेंसिया खुलती है। अब एपिडाइमिस को एनाटॉमिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हेड, दैट इज कैपेट पोर्शन, एंटीरियर मोस्ट, मिडल वन इज द कॉर्पस एंड द लोअर मोस्ट इज द कॉर्डल पार्ट। ये एपिडाइमिस भी वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि एपिडाइमिस में स्पर्म का फाइनल मैचुरेशन होता है। तो हम यहां लिख देते हैं इस जगह पर अलग, फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन एपिडिडाइमिस, फाइनल मैचुरेशन होगा। और अब ये जो फाइनल मैचुरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस फाइनल मैचुरेशन इज बेसिकली attaining motility by the sperms, attaining motility by the sperms। दूसरी एक चीज और है इस एपिडाइमिस के केस में, जो और भी चीज होती है, और वो क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो टेस्टिस है, इन टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अब जो स्पर्म बना है, वो स्पर्म यहां से बनने के बाद कहां आया, इस एपिडाइमिस के एरिया में आ गए, थ्रू दिस वसा एफरेंसिया यहां पर पहुंच गया ये। और यहां पहुंचने के बाद काम क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद काम क्या होता है कि इस स्पर्म का जो टेल पोर्शन का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके रिजल्टेंट ये स्पर्म अपनी फाइनल मोटिलिटी को गेन करता है, वो इसको यहां पर मिलता है। अब एक चीज और बात है, जब ये स्पर्म मेच्योर हो जाता है तो इस स्पर्म के हेड पर एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि मैं बनाऊं कि यहां पर ये मैंने बनाया स्पर्म का हेड। तो इस स्पर्म हेड में एक स्पेसिफिक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, and this cap like structure of sperm is said to be, this head like structure of the sperm is said, cap like structure in the head portion of the sperm said to be acrosome। इसको एक्रोसोम कहा गया। और एक्रोसोम वो स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म को फैसिलिटेट करता है टू फर्टिलाइज ओवम। ओवम में मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिटा, एग मेम्ब्रेन। तो इन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना होगा स्पर्म के द्वारा, तब कहीं जाकर के स्पर्म का जो न्यूक्लियस पोर्शन है वो ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा। अब चूंकि ओवम का जो कह सकते हैं न्यूक्लियस पोर्शन है, इट इज कवर्ड और सराउंडेड बाय द लेयर्स, तो इस स्ट्रक्चर पर स्पर्म का न्यूक्लियर डायरेक्ट वहां पहुंचेगा नहीं। अब जब ये डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचने वाला है, तो इट नीड्स ए स्ट्रक्चर दैट हेल्प इट टू पेनिट्रेट इनटू द ओवम, और वो स्ट्रक्चर होती है एक्रोसोम। तो वही कहते हैं कि एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू फर्टिलाइज ओवम। तो जरूरी क्या है कि यहाँ पर एक्रोसोम, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पर्म में के जो एंजाइम्स होते हैं, एक्रोसोम के जो स्पर्म के एंजाइम्स होते हैं वो हैं, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो एंजाइम ओवम को पेनिट्रेट करेंगे। अब जब ये स्पर्म यहां माइग्रेट करते करते मूव करते करते बाहर आएगा, दैट मीन जब इसमें इजैकुलेशन एक्टिविटी होगी तो स्पर्म इस डक्ट सिस्टम से निकलते हुए बाहर आ रहा होगा। और जब डक्ट सिस्टम से निकल करके बाहर आएगा, तो इफ दिस स्पर्म हेड इज कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस डक्ट सिस्टम वॉल, देन एक्रोसोमल एंजाइम में रिलीज्ड। और अगर एक्रोसोमल एंजाइम में रिलीज्ड तो स्पर्म्स आर फेल टू फर्टिलाइज ओवम। मतलब ये वो कहानी है कि किसी बंदूक की कारतूस का बारूद निकल चुका है कि और खोखा खोखा बाकी और कुछ नहीं बचा इसके अंदर।
न्यूक्लियस तो है लेकिन इसके बावजूद फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइज ना कर पाने का रीजन ये हुआ कि जिसकी हेल्प से ये ओवम को पेनिट्रेट कर पाया वो तो है नहीं, और क्योंकि उसके एंजाइम जो कि ओवम के कांटेक्ट में आने के बाद निकलने चाहिए वो यहीं कहीं निकल जाएंगे, तो उसको बचाना है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ये स्पर्म हेड, और यहां पर ये प्रेजेंट है रेड कलर का एक्रोसोम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम हुआ। तो होता क्या है कि इस एपिडिडाइमिस पोर्शन पर है, विद इन एपिडिडाइमिस इटसेल्फ, ये जो पूरा बॉक्स में लिख रहा हूं ये सब टोटल का टोटल रिगार्डिंग एपिडिडाइमिस ही लिख रहा हूं। इसी एपिडिडाइमिस एरिया में स्पर्म के हेड के एक्रोसोम के ऊपर लिपिड कोलेस्ट्रॉल रिच एक लेयर डिपॉजिट होती है। लिपिड कोलेस्ट्रॉल रिच जो लेयर डिपॉजिट होती है इसका नाम होता है गैलिया कैप्टिस। कोलेस्ट्रॉल प्लस लिपिड होते हैं, ये गैलिया कैप्टिस होती है। इस गैलिया कैप्टिस फॉर्मेशन को दिस फॉर्मेशन नोन एज डीकैपिसिटेशन, इसको डीकैपिसिटेशन कहा जाता है। एक वर्ड हुआ कैपिसिटेशन। कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग कैपेसिटी ऑफ समथिंग। जैसे अगर हम स्पर्म के रेफरेंस में बात करें तो कैपेसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। अच्छा आप सोचो, अगर हमने यहाँ डीकैपेसिटेशन कर दिया तो स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं बचा ना, तो फिर ये बनाया क्यों? ऐसा नहीं है, जब ये स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर है वो रिमूव कर दिया जाएगा बाय द सिक्रीशन ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक। तो जो डीकैपेसिटेशन हुआ है, देखिए जो डीकैपेसिटेशन है वो मेल के डक्ट सिस्टम में हो रहा है, लेकिन जो कैपेसिटेशन होगा स्पर्म का वो फीमेल के डक्ट सिस्टम में होगा। मींस जैसे ही स्पर्म फीमेल के डक्ट सिस्टम में एज ए रिजल्ट ऑफ इंसेमिनेशन पहुंचेगा तो ये जो गैलिया कैप्टिस की लेयर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के सिक्रीशन की हेल्प से रिमूव कर दी जाएगी या डिसॉल्व कर दी जाएगी, डाइजेस्ट कर दी जाएगी। मींस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक बार फिर स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को इनहेंस कर दिया जाता है, एंड दैट इनहेंसमेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो जो डीकैपेसिटेशन है, दिस डीकैपेसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ गैलिया कैप्टिस ओवर एक्रोसोम। किस लिए किया गया? टू प्रिवेंट रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम्स। किया क्यों गया? तो दिस decapitation to prevent release of acrosomal एंजाइम्स, वो एंजाइम्स ना निकलने पाए, इसलिए यहां पर क्या किया जाता है? डीकैपेसिटेशन कर दिया जाता है। चलिए, फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट, फ्रॉम दिस कॉर्डल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस देयर अराइज द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस होती है, जो कि एपिडर्मिस के कॉर्डल रीजन से अराइज होती है, एंड दिस वास डिफरेंस ascends upwards। ये अपवर्ड किधर? टू एब्डोमिनल कैविटी, टू एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में भी ये ऊपर की तरफ आती है।
to abdominal cavity. Later, then it loops over urinary bladder, loops over urinary bladder and fuse with duct of seminal vesicle. Duct of seminal vesicle to form ejaculatory duct. ejaculatory duct बनाती है. तो vast difference arises from the caudal portion of epidermis and there it ascend upwards in the abdominal cavity and then loop over the urinary bladder. urinary bladder से नीचे आने के बाद ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट से फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होकर के कॉमन डक्ट बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनती है. वेरी क्लियर. अभी थोड़ा सा एक और इंफॉर्मेशन इसमें बाकी है, वो मैं आपको और बताता हूं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके. चलिए देखते हैं. जैसे कि ये है यूरिनरी ब्लैडर, दिस वन यूरिनरी ब्लैडर है इस तरीके से, और आगे ये चालू है यूरेथ्रा, ये आगे यूरेथ्रा चालू हो जाता है. तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. ओके. एंड द यूरिनरी ब्लैडर रिसीव्स टू डक्ट which brings urine to the bladder, जिनको हम लोग बोलते हैं यूरेटर्स. ये हो गया यूरेटर. अब जो वास्ट डिफरेंस है, जो नीचे से एसेंड होकर के ऊपर गई है इस तरीके से, सॉरी, ये जो वास्ट डिफरेंस है, जो एसेंड होकर के ये ऊपर ऐसे जाती है, ये ऐसे लूप होकर के ऐसे आती है, ये इस तरीके से आएगी, ऐसे लूप होकर के आएगी. ओके. ये ऐसे लूप होकर के यहां पर ये आप बना सकते हैं इस तरीके से. ये तो ये इसका एसेंट टुवर्ड अपवर्ड हो गया एंड देन लूप्स ओवर द ब्लैडर एंड कम्स डाउन. जब ये नीचे आती है तो यहां पर एक छोटा स्वेल स्ट्रक्चर एम्पुला बनाती है एंड देन इट फ्यूजेस विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल. यहां हम सेमिनल वेसिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो इससे ये डक्ट निकलेगी सेमिनल वेसिकल की, और ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट, और इधर ये वास डिफरेंस, ये दोनों मिलकर के एक कॉमन डक्ट बन जाएगी. और वो जो कॉमन डक्ट बनती है दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट व्हिच फर्दर ओपन इनटू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा. तो वास डिफरेंस ascends upward, enter in the abdominal cavity and loops over urinary bladder and then it swells a little. This swelled portion is known to be as ampulla. इसको ampulla बोला जाता है. ये ampulla just before ejaculation huge number of sperm collect कर लेता है. माइनर मूवमेंट के थ्रू जो स्पर्म होता है धीरे धीरे ऊपर आता है और जस्ट बिफोर इजैकुलेशन यहां आकर के पहले कलेक्ट हो जाते हैं. एंड देन आफ्टर द एम्पुला एक्सटेंड्स अपवर्ड एंड ज्वाइन द डक्ट ऑफ accessory gland of male reproductive system, that is seminal vesicle. और ये हो गया सेमिनल वेसिकल की
डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल की डक्ट से फ्यूज हो जाता है ये क्या, एम्पुला ऑफ द वास डिफरेंस, एंड देन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए ज्वाइंट डक्ट, एंड दैट ज्वाइंट डक्ट इज नोन एज इजाकुलेटरी डक्ट। इसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। और ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है, दिस फर्दर ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो जैसा स्ट्रक्चर इधर से है, सेम स्ट्रक्चर इधर से भी आएगा। वेरी क्लियर, क्योंकि देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स व्हिच आर पेयर्ड एंड सम आर अनपेयर्ड। तो पेयर्ड में टेस्टिस हो गया, पेयर्ड में एपिडर्मिस हो गई, पेयर्ड में वास डिफरेंस हो गया। सेमिनल वेसिकल्स भी पेयर्ड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, दैट मीन अनपेयर्ड होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो दिस ejaculatory duct is the result of the fusion of extended portion ampulla of this vas deferens and duct from seminal vesicle, which further open into urethra, the common path for urine and semen in human male. Human male में common path होता है ये, इसके लिए सीमेन और यूरिन दोनों के लिए होता है। और इन दिस वे, एक तो ये बोल सकता, थोड़ा सा मैं कुछ और आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो डक्ट सिस्टम है, जिसमें से ये एपिडाइमिस और वास डिफरेंस आते हैं, इन डक्ट सिस्टम के डक्ट सिस्टम मल्टीपल है। डक्ट सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। अभी मैं यहाँ पर जो फोकस करने जा रहा हूँ कंटेंट पर, वो बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट, मींस वो डक्ट जो टेस्टिस के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो उनमें से वास डिफरेंस और ये हुआ एपिडिडाइमिस। ह्यूमन मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू डे एंड नाइट 24/7 चलता रहता है। मिलियंस ऑफ स्पर्म डेली बनते हैं, बट जरूरी नहीं है कि इजाकुलेशन ऑफ स्पर्म डेली हो। तो स्पर्म बनेगा, यहां से धीरे धीरे करके वो इधर आ जाएगा एंड देन यहां पर आ जाएगा। बट अगर वो इजाकुलेट नहीं हुआ, बॉडी से बाहर उनको रिलीज नहीं किया गया, तो आफ्टर सम टाइम स्पर्म डेड हो जाते हैं। जो मेच्योर स्पर्म्स हैं वो ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लगभग मान के चलिए 45 से 65 डेज तक यहाँ स्टोर रह सकते हैं और वो वेरिएबल रह सकते हैं। ये वेरिएबल होगा according to the metabolic capability and capacity of that person where they are present. So sperm can be stored as long as 2 months in the duct system of the male reproductive system. Okay दोस्तों, ठीक है भाई। तो फिर अगर ये इजाकुलेट नहीं हुआ तो बाकी स्पर्म का हुआ क्या? आफ्टर सम टाइम अगर बाई चांस स्पर्म का इजाकुलेशन आउटसाइड द बॉडी नहीं होता है, तो ये स्पर्म एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने आप यहाँ डेड हो जाते हैं। और डेड होने के बाद दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द डक्ट सिस्टम। इस डक्ट सिस्टम की इनर मोस्ट लाइनिंग में, डक्ट सिस्टम की इनर मोस्ट लाइनिंग में स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू होगा? तो आप रिकॉल अगर करिएगा तो यहाँ टिश्यू होता है pseudo stratified stereociliated epithelium, pseudo stratified stereociliated epithelium, मतलब ट्रू स्ट्रेटिफाइड है, सिंपल एपिथेलियम में प्रेजेंट है, बट वहां पर जो सिलिया है वो नॉन मोटाइल है, सिलिया मूवमेंट नहीं कर रहा, वो केवल अपनी पोजीशन पर स्टैटिक है। तो एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस की इनर मोस्ट लाइनिंग, बोथ ऑफ देम आर लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियम, और ये उन डेड स्पर्म्स को एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट करता है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, कि जो स्पर्म्स यहां से बनकर के धीरे धीरे यहां पर आए, तो आए थे कैसे, ये भी समझो जरा। होता क्या है कि जब स्पर्म्स का प्रोडक्शन इस जोन में हुआ
तो जैसे ही स्पर्म यहां पर बनेगा तो यहां पर साथ में फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड और स्पर्म ये पुश किया जाता है बाहर की तरफ, तो धीरे धीरे स्पर्म और फ्लूइड दोनों बाहर आते हैं। जब वो बाहर आएंगे तो इस रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस केवल वो स्ट्रक्चर नहीं है जो केवल स्पर्म को वहां तक पहुंचाए। होता क्या है कि ये रेटी टेस्टिस स्पर्म्स के साथ आ रहे एक्स्ट्रा जो फ्लूइड कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कहा जाता है कि रेटी टेस्टिस का काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स, मींस जो अनवांटेड फ्लूइड मटेरियल मूविंग टुवर्ड द एपिडर्मिस वो यहां पर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और सब यहां पर भी हो सकता है। खैर अब यहां तक आ गया। But from epidermis then was difference, then this ejaculatory duct and this outside, वहां बाहर कैसा है। तो ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले इन दो डक्ट को समझो। इन दोनों डक्ट का अगर हम हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करें जो कि अपने नीट के सिलेबस में नहीं आता है, वेरी क्लियर, अगर हम इनका हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस करें तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर बने, आपको बताइए कि स्यूडोस्टेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, बट आउटर मोस्ट लेयर में थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है, और वो जो थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल होगी वो यहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से स्पर्म धीरे धीरे कहां तक आते हैं, इस यूरेथ्रा तक आते हैं, और यूरेथ्रा में अगेन पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होगी जो स्पर्म को बाहर लाएगी। होता क्या है, अभी जरूरी क्यों है, व्हाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज नेसेसरी। एक्चुअली ये जो ह्यूमन स्पर्म होते हैं, ये ह्यूमन स्पर्म मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फुली मोटाइल होने के बावजूद भी मूवमेंट खुद नहीं करते। मीन्स ये वो मेहमान है जो घर में आ तो गया है लेकिन घर से बिना भगाए नहीं जाएगा, ठीक है, बिना भगाए ये जाने वाला नहीं है। जैसे एक कोई मेहमान किसी के घर में गया था, तो खैर जब पहले दिन पहुंचा उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ, खूब सम्मान हुआ, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब वो भाई साहब जाने का नाम ही ना ले। घर वाले परेशान, और खाना खाए तो भाई साहब 8-8 10 रोटी खा जाए। जो घर का मालिक था उसकी पत्नी बना बना के परेशान की, कैसा मेहमान आ गया है भाई, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। पति ने कहा अपनी पत्नी से कि आज हम दोनों खूब जो झगड़ा करेंगे और मैं तुमको जोर जोर से मारने का नाटक करूंगा, तो तुम खूब जोर से चिल्लाना, और इसके बाद बाहर निकल के बोलना, जाओ मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, जिसको जो करना है करे, जिसको ऐसे लड़ाई करनी है, मैं कभी खाना आज तो बिल्कुल भी खाना ही नहीं बनाऊंगी। अब वो जो मेहमान आया था भाई परेशान, यार इनके खुद के 2 खाने के लाले पड़े हैं, मेरा क्या होगा। तो भाई उसने अपने फटाफट अपना सामान बांधा, वो चला गया। तो जो घर का मालिक था वो अपनी पत्नी के पास जाता, पूछता तुम इतनी जोर से क्यों रो रही थी, मैं तुमको वास्तव में मार थोड़ी रहा था, मैं तो डंडा केवल दीवार पे मार रहा था। तो बोली मैं तो रोने का नाटक कर रही थी। तो बोले मैं भी तो मारने का नाटक कर रहा था, तब तक वो वापस आ गया। अरे बोले भाई साहब मैंने भी जाने का नाटक ही किया था। कुल मिला के कुछ ऐसे गेस्ट कभी कभी आते को मार के भगाना पड़ता। तो वही कहानी भाई साहब की है कि ये बन गए हैं, खुद तो नहीं जाएंगे निकल के बाहर, ये जाएंगे तो इनको धक्का देना पड़ेगा, और धक्का देने के लिए पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट यहां पर इस एपिडर्मिस वाइज डिफरेंस और इजैकुलेटरी में होती है विद द हेल्प ऑफ देयर आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल। तो क्वेश्चन ये हुआ कि सर अगर ये स्पर्म मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फुल्ली मैच्योर है, इट हैज फुल एबिलिटी टू मूव, एंड मूवमेंट कौन सी, फ्लेजर मूवमेंट है, तो ये मूव करने की अगर क्षमता रखता है तो फिर ये मूव कर क्यों नहीं रहा। तो ये वो कहानी है कि आपका एक दोस्त डेली आपके साथ कुछ ना कुछ दुकान में जाकर के नाश्ता करने जाता है,
चलो भाई आज भी पकौड़े खाते हैं, आज समोसे खाते हैं फलाना, लेकिन अपनी जेब पर खर्च नहीं करता। कारण है कि वो अपना खर्चा बचा के रखता है। खर्चा मीन्स एनर्जी, ऊर्जा। वही कहानी भाई साहब की। स्पर्म के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और अगर स्पर्म विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा तो इसके इंटायर एनर्जी का जो स्टोरेज है, जो एनर्जी का जो गोडाउन जिसको आप कह सकते हो, वो खत्म हो जाएगा। अब अगर वो खत्म हो गया तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वेजाइना से लेकर के फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए एनर्जी इसकी खत्म हो चुकी होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी एंड टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन, sperms do not show their flagellar movement within male reproductive system। ध्यान से सुनिएगा। In order to conserve energy and to ensure fertilization in female reproductive tract, sperms do not move in the male reproductive tract, or that is why they are pushed outside by the mild peristaltic movement of vas difference, vas difference, epididymis and ejaculatory duct, and finally the urethra। तो this is the normal analysis or normal structural description of the testes along with the certain ducts। चलिए एक चीज और याद रखिएगा, this reti testis, this vasa efferentia are known as intratesticular duct। क्यों? ये दोनों कहां पर हैं? टेस्टिस के अंदर की तरफ है। और जब दोनों के दोनों टेस्टिस के अंदर की तरफ है तो इसको कहते हैं इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट्स। कौन कौन सी? रेटी टेस्टिस और वासा एफरेंसिया, ये इंट्राटेस्टिकुलर है, जबकि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजाकुलेटरी डक्ट कम्स अंडर एक्स्ट्राटेस्टिकुलर डक्ट। ये टेस्टिस के बाहर की तरफ, सो वर्ड इज एक्स्ट्राटेस्टिकुलर। ओके, ये और ये दोनों एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर और ये दोनों इंट्रा टेस्टिकुलर होती हैं। वेरी क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करिए, और नीट एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसके बहुत अच्छे तरीके से डे बाय डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट से उसके टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।